नमस्कार, क्या आप भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में जानते हैं? कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऐसे ही रोचक और परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ शुरू करते हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियों को। नदियां सिर्फ भूगोल का विषय ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृत, अर्थव्यवस्था और इतिहास की धड़कन भी है। अगर आपको भारत की सभी प्रमुख को एक बार में याद करना है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज के ये ऐसे ट्रिक और तथ्य जानने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये तथ्य आपकी तैयारी को अगले स्तर पर ले जाएंगे और आपको परीक्षा क्लियर करने में मदद करेंगे। इस टॉपिक से परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है। अगर आपको एक प्रश्न अपना कंप्लीट करना है, तो प्रायद्वीपीय नदियों को देखना ना भूलें। चलिए चलिए चलते हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये वर्षा जल पर निर्भर होती हैं। इसका मुख्य स्रोत जो है, इस प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य स्रोत क्या होता है? वर्षा जल होता है। अर्थात ये जब वर्षा होती है तभी ये नदियां जल से भर जाती हैं और जैसे ही सूखा पड़ता है अर्थात गर्मी के मौसम अक्सर सूख जाया करती हैं। अर्थात ये नदियां जो है मौसम पर निर्भर करती हैं। हमने इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, हिमालयी नदियों को देख चुके हैं। हिमालयी नदियां जो हैं, हिमालयी नदियां जितनी भी हमने हिमालयी नदियां जैसे कि गंगा नदी तंत्र, हिमालयी नदियों में क्या-क्या आता है? हिमालयी नदियों में क्या आता है? गंगा नदी तंत्र आता है। हिमालयी नदियों में क्या आता है? सिंधु नदी तंत्र आता है। सिंधु नदी एवं उनकी सहायक नदियां आती हैं। सिंधु नदी में और क्या आता है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। ये तीनों नदियां एवं उनकी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो नदियां हैं, ये जो है वर्ष भर सदाबहार रहती हैं। वर्ष भर वर्ष भर बहती है, वर्ष भर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो वर्ष भर नहीं बहती हैं और ये जो नदियां हैं, ये ग्लेशियर पर ग्लेशियर और वर्षा जल पर निर्भर है, अर्थात वर्षा पर निर्भर है। ग्लेशियर कभी पिघलते सभी पिघलते नहीं है, इसीलिए ये ग्लेशियर अगर वर्षा नहीं भी होती है तो ग्लेशियर से पिघल-पिघल कर पानी आता रहता है। इसीलिए नदियां जो है साल भर बहती रहती हैं। अर्थात ये सदाबहार नदियां हैं, ये जो है वर्षा पर निर्भर नहीं है। तो हम इनको देख चुके थे। तो आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदी देख रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, वर्षा पर निर्भर है। ये गर्मियों में अक्सर जो सूखा पड़ता है तो ये नदियां सूख जाती हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, सदाबहार नदियां रहती हैं। कावेरी नदी, कावेरी नदी वर्ष भर वह सदाबहार रहती है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आते हैं, जब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत क्या है? प्रायद्वीपीय क्या है? प्रायद्वीप जो है भूभाग का वह हिस्सा जो तीनों ओर से जल से इधर भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल। जैसे कि इधर हमारे जो प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत का हिस्सा है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? इधर है हिंद महासागर। तो ये तीनों ओर से जल घिरा हुआ है और मुख्य भूमि जो है क्या है? ये एक और मुख्य भूमि, ठीक है? और समुद्र से घिरे होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत इसे बोलते हैं, दक्षिण भारत को। आगे हम खाड़ी को देखते हैं। खाड़ी जो है समुद्र का वह भाग जो स्थल के अंदर तक प्रवेश कर जाए, तो उसे स्थल से घिरा हुआ। जैसे कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। समुद्र का वह भाग जो अंदर तक जल प्रवेश कर जाए और तीन ओर से स्थल तक वो घिरा है। देखो, ये इधर इधर गया है ना, इधर ये स्थल है, यहाँ भी ये जो स्थल आ रहा है ना, स्थल आ रहा और इधर भी स्थल है। तो तीनों ओर से स्थल है, सिर्फ इधर से खुला है, तो इसलिए हम खाड़ी कहते हैं। इधर बांग्लादेश है, त्रिपुरा, मिजोरम है और इधर क्या है? म्यांमार पड़ता है। इधर म्यांमार है ना और इधर क्या है? इधर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो है तीन ओर से क्या है? तीन ओर से स्थल से घिरा है। देखो, प्रायद्वीप क्या है? तीन ओर से जल से घिरा, इधर भी घिरा, इधर भी घिरा, इधर भी घिरा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। खाड़ी किसे कहते हैं? तीन ओर से स्थल से घिरी हो, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है और इधर भी और तीन तरफ स्थल है, तो इसीलिए ये खाड़ी कहलाती है। खाड़ी की खाड़ी। आगे हम डेल्टा को पढ़ते हैं। डेल्टा नदी के पर गाद के जमाव से बनने वाला त्रिभुजाकार भाग है। जैसे कि गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, महानदी और जो है गंगा नदी, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का सुंदरबन का डेल्टा है और जो ब्रह्मपुत्र पद्मा और ये सब बना है हुगली नदी। तो ये जैसे कि नदियाँ हैं, ये जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इनका बहाव जो है धीरे-धीरे हो जाता है और जब तक ये समुद्र तल के से कम ऊँचाई होने के कारण ये नदियाँ जो है इनका बहाव स्लो हो जाता है और जिधर जगह मिलती है, उधर ये अपना जो है धाराओं में बढ़ जाती हैं। इधर जो है हर धाराओं में इधर बढ़ जाती हैं। अर्थात यहाँ से जो बहा करके ला रही हैं अवसाद, यहाँ से बहा कर ला रही हैं अवसाद और यहाँ पर इसका स्लो जो है बहाव स्लो हो गया है। स्लो होने के कारण उसके बाद ये जो नदियाँ हैं, जो भी अवसाद लाती हैं, छोड़ती हैं यहाँ पर जमा करती जाती हैं और इसीलिए ये धाराओं में बढ़ जाती हैं। ये जो अवसाद यहीं जमा कर क्या किया? अवसाद यहीं जमा कर दिया है नदी में, तो बन जाता है डेल्टा बन जाता है। ठीक है, मोहानी का डेल्टा बनी है। ये इस डेल्टा कहते हैं, नकारा। आगे देखिए ज्वार नदमुख एस्चुरी जिसे कहते हैं, नदी का मुहाना। नदी का मीठा जल और समुद्र का खारा जल मिलते हैं, गाद जमा नहीं होती।
वैसे हम एस्चुरी कहते हैं और ताप। अब एस्चुरी क्या है? जैसे कि ये गुजरात है, ये एक ये है गुजरात। गुजरात में ये नर्मदा घाटी आ रही है, सॉरी नर्मदा नदी आ रही है और किसमें बहती है? हिमाचल पर्वत है नीचे, क्या सतपुड़ा पर्वत, हालाँकि बीच में बहती है, डेंस घाटी में और इसका बहाव जो है तेज होता है। इसका बहाव जब तेज होता है तो ये जो अपने साथ जो भी बहाकर ला रही हैं, वो जो है बहाव तेज होने के कारण जो है समुद्र में ये धकेल देती है, समुद्र में धकेल देती है। तो ये वाला पानी समुद्र का पानी है और नदियों का पानी एक हो जाता है, मिल जाता है, तो हम एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी कहते हैं। जितनी भी इधर की नदियाँ हैं, जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, पश्चिम की साइड जितनी भी नदियाँ बहती हैं, वो सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पूर्व की ओर मुहाना जिसका है, तो वह सारी नदी क्या बनाती हैं? सभी डेल्टा बनाती हैं। इधर थोड़ा ये पश्चिमी घाट जो है थोड़ा ऊँचा हुआ है और ये थोड़ा समुद्र से कम ऊँचा है और ये थोड़ा ऊँचा है, इसीलिए इसका धार जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ है, इसीलिए ये जो है ज़्यादातर नदियाँ उधर बहती हैं और इनका जो है समुद्र तल से कम ऊँचाई होने के कारण ये नदी मैदानी भागों में स्लो हो जाती है, इसलिए ये जो डेल्टा बना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएँ देखते हैं कि अधिकांश नदियाँ जो है वर्षा पर निर्भर नाले नदियों की तुलना में ये छोटी होती हैं। नाले नदियों की तुलना में क्या होती है? छोटी नदी नाली नदी बहुत बड़ी-बड़ी होती है। जलप्रपात यहाँ पर अधिक बनते हैं। ये ज़्यादातर पठारी भाग है ना, चट्टानी भाग है, तो चट्टानी भाग है ऊपर से ये चट्टान मान लो यहाँ से आ रही है नदी, तो ये गिरती है फिर नीचे खाली पड़ता है। यहाँ पर झरने ज़्यादा हैं और जलप्रपात ज़्यादा हैं। अधिकांश नदियाँ कठोर चट्टानी क्षेत्र में बहती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी डेल्टा बनाती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? एचवी पढ़ चुके हैं। आगे हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदियों को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ नदी जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जैसे कि तो आप देख रहे हैं ना ये है छोटा नागपुर का पठार, ये है छोटा नागपुर का पठार और ये जो नदी यहाँ छोटे नागपुर को पठार को ये काटती है यानी भैंस घाटी में बहती है। दामोदर नदी जो है अंत में ये हुगली नदी नदी से वेस्ट बंगाल में मिल जाती है और जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलती है। ये जो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकल रही है? रांची के पठार से। रांची के पठार से निकल रही है स्वर्ण रेखा नदी। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकल रही है और ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा की ही एक नदी है, मुख्य नदी है ब्राह्मणी नदी और ये 2 नदियों के योग से बनती है, 2 संगम से बनती है, शंख और कोयल नदी संगम से ये बनी है कौन-सी बैतरणी नदी है, ये बैतरणी नदी है उड़ीसा की और इधर जो महाराष्ट्र से निकल रही है, बैतरड़ा है, ध्यान रखिएगा ये बैतरड़ा है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ये क्या है? बैतरणी नदी, ये बैतरणी नदी। उसके बाद महानदी जो है, पिघावा पहाड़ियों से महानदी निकल रही है ये, देखो महानदी निकल रही है बहते हुए छत्तीसगढ़ से। उसके बाद प्रवेश करती है कहाँ? उड़ीसा में प्रवेश करते हुए और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उसके बाद दया नदी, ये भी उड़ीसा में निकल रही है और ये भी जो है उड़ीसा की ही नदी है। तो उड़ीसा की कुल नदियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 नदियाँ। उसके बाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है वहां से निकल रही है। इसके बाद महाराष्ट्र में बहती हुई तेलंगाना में प्रवेश करती है, छत्तीसगढ़ में जाती है और फिर 2 नदियों में विभाजित हो जाती है। 2 नदियों में विभाजित हो जाती है, नीचे की धारा गौतमी गोदावरी और ऊपर की वशिष्ठ गोदावरी के नाम से ये 2 नदियाँ जानी जाती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती है नदी। इसके बाद महाबलेश्वर से निकल रही है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती हुई कर्नाटक में प्रवेश करती है, इसके बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद एक और नदी यहाँ से निकल रही है कर्नाटक से निकल रही है पेन्ना नदी। कर्नाटक से पेन्ना नदी निकल रही है और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी। इसके बाद निकल रही है अडयार नदी, जो कि आंध्र प्रदेश से ही निकलती है और आंध्र प्रदेश मिल जाती है। इसके बाद एक और ये तो अडयार नदी, एक और नदी है पवार नदी, ये पवार ये इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद एक और कावेरी नदी है, कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु में बहते हुए चली जाती है। पुदुचेरी में भी ये बहती है, पुदुचेरी में भी ये बहती है, पुदुचेरी राज्य से होकर बहती है, कौन-कौन से? ये जो है कर्नाटक से तो निकलती है, तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में बहकर ये पुदुचेरी में भी जाती है कावेरी नदी, ये सदाबहार नदी। उसके बाद एक और वैगई नदी है, ये जो है गुरुसरनार पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है और तमिलनाडु से ही बहकर ये चली जाती है, पाक की खाड़ी में गिर जाती है, पाक की खाड़ी में गिरती है। के किनारे जो है मदुरै शहर, वैगई नदी के किनारे यहाँ पर क्या बसा है? मदुरै शहर बसा हुआ है।
उसके बाद ताम्रपराड़ी नदी है। ताम्रपराड़ी जो नदी है पश्चिमी घाट की, जो अगस्त मलाई पहाड़ी है ना, वहां से निकलती है और निकलकर जो है मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है और ये तमिलनाडु में ही रहती है। तूतीकोरिन जो है इसी के तट पर स्थित, कोरिन जो बंदरगाह है वो ताम्रपराड़ी नदी के ही तट पर स्थित। तो ये रही हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इम्पोर्टेंट बारे में देख रहा। इसकी चलिए हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम बस बड़ी नदी गोदावरी नदी को देखते हैं। गोदावरी नदी केश्वर नासिक से चलती है, जो कि महाराष्ट्र में। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। भारत की दूसरी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। का बहाव जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की का है, जैसा कि मैं देख चुके। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं, पहाड़ी है यहाँ से, ये नासिक के पास में है। नासिक इस गोदावरी नदी के किनारे बसा है। तो ये यहाँ से निकलती है और तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना से जाती है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ से आगे जाती है आंध्र प्रदेश में। ये दो धाराओं में चली जाती है, एक गौतमी गोदावरी के नाम से और एक वशिष्ठ गोदावरी के नाम से, ये दो धाराओं में चली जाती है। तो इसके कई नाम है, जैसे कि दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे याद रखना। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। आगे इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, मंजरा, वर्धा, पेनगंगा, कूड़ा, ये जो है नदियां हैं सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी, मंजरा, वर्धा, पेनगंगा और कूड़ा, ये इसकी जो है सहायक नदियां। देखते हैं गोदावरी नदी का अंतर पूरा आ गया। देखो क्योंकि पहाड़ी से है ना, नासिक पास में ही पड़ता है। उसके बाद ये बहती हुई कहाँ प्रवेश करती है? तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है, फिर ये दो धाराओं में कट जाती है। सबसे पहले ऊपर साइड से ये निकल रही है अजंता की गुफा नदी, और ये पेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा धाराओं से मिलकर बनी है प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है ये। आ जाता है कि बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करते हैं? पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा जो है प्राणहिता का निर्माण करते हैं। सतपुड़ा से वर्धा निकल रही है, बेनगंगा मुठभेड़ से निकल रही है। उसके बाद इंद्रावती नदी कालाहांडी से निकल रही है और भद्रकाली गांव में ये कावेरी नदी राम से निकल रही है साबरी नदी, और ये जो है कुनवरम में ये मिल जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं दाएं तट की नदी सह्याद्री जो है, प्रवरा नदी सह्याद्री से निकल रही है। सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को प्रवरा नदी निकल रही है, ये दो शाखाओं में जा रही है और इसे जो है जा रही है गोदावरी में। उसके बाद मंजीरा नदी बालाघाट की से निकल रही है और कुंडलवाड़ी गांव में ये मिल रही है, कहाँ? गोदावरी नदी। उसके बाद किन्नरसानी पूर्वी घाट से निकलती है। किन्नरसानी जो है कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से, और ये मिलती जाकर कहाँ? गोदावरी नदी। आगे इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजमुंद्री के पास ये विशाल डेल्टा बनाती है। ये जो राजमुंद्री है ना, उसके पास जो है विशाल डेल्टा बनाती है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा, पहला कौन सा? पहला तो गंगा बेसिन है। पहला फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है गंगा बेसिन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है गंगा बेसिन। फर्स्ट गंगा बेसिन है और दूसरा क्या है? दूसरा है गोदावरी बेसिन। पोलावरम परियोजना इसी पर स्थित पोलावरम परियोजना इसी पर स्थित है और नासिक शहर के तट पर बसा हुआ है। नासिक जो है इसी के तट पर बसा हुआ है। आगे देख कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होता है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है और ये जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से निकलकर 1400 किलोमीटर तय करती है और तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1495। 1400 किलोमीटर तय करते हुए ये महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सहायक नदियां जो है हिमा, कोयलना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा और मूसी, ये उसकी सहायक नदी। ये विशेष तथ्य है। विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है। कोयना नदी महाराष्ट्र की रेखा कहलाती है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। नदी के किनारे क्या है? हैदराबाद स्थित। नागार्जुन सागर बांध एवं श्री सैलम बांध इसी पर है। नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध पर है। हिमाचल विभाग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, विभाग महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आगे देख, ये देखो, ये जो महाबलेश्वर से निकल रही है, महाबलेश्वर से चलती है ये नदी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये ऊपर साइड से मतलब बायां, ये इधर से जा रही है ना, इसका भाव इस तरफ है, तो नदी का बायां और दायां तट बता रही हूँ। इसका बायां तट कौन सा हुआ? नीचे साइड तो उसका हुआ
राइट साइड, राइट साइड कौन सा हुआ? नीचे मतलब दायां, ये हुआ दायां, और ऊपर क्या हुआ? लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स ये हुआ बायां, ये है बायां तट। ठीक, बाएं तट से कौन कौन सी भीमा और मूसी चल रही है, और यहीं पर क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद। इसके बाद राइट साइड से कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग और भद्रा नाम किसके दो नदियां निकल रही हैं, तुंग भद्रा नदी, आगे जाकर ये तुंग भद्रा कहलाती हैं। और ये जो है सबसे लंबी नदी है, 531 मीटर जो है लंबाई है, ये जो है सबसे लंबी नदी, नदी सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, धारा से आती है, इसके बाद तुंगभद्रा नाम से जानी जाती है। इस पर जो है तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। ये और भी नदियां हैं, जैसे कि एक और कोयना नदी के बाद निकलती है पंचगंगा नदी, यहाँ से एक केरला नदी भी निकलती है, भीमा नदी, ये जो भीमा नदी है, भीमा नदी से पहले निकलती है, कौन सी? केरला नदी, ठीक है। केरला नदी, इसके बाद जो पंचगंगा, पंचगंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी, माल प्रभा से पहले निकलती है, घाट प्रभा और माल प्रभा से यहाँ पर ये एक नदी है, इन 5 धाराओं से निकलती है पंचगंगा नदी, 5 धाराओं से निकलती है, 5 कहते हैं पंचगंगा नदी। ये पंचगंगा नदी है, तो ये 5 धाराओं से निकलती है, जैसे कि कुंभी हो गई, ये तुलसी हो गई, तो नीचे साइड सरस्वती हो गई, और ये कसारी हो गई, ये कसारी हो गई, ये भोगावती हो गई। तुलसी जो है, ये तुलसी हो गई, ये तुलसी नदी, और ये हो गई सरस्वती, सरस्वती हो, ये वो वाली सरस्वती उत्तर भारत में, वो वाली घग्गर। पंचगंगा का निर्माण करते हैं, पंचगंगा जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये देखो याद कैसे रखेंगे, पंचगंगा, कृष्ण कृष्ण भगवान जी थे ना, वो नाग के फन पर नाचे थे ना, तो ये नाग के फन मान लो, नाग के फन मान लो, इन पर कृष्ण नाच रहे हैं। और पंचगंगा और पेनगंगा और बेनगंगा, इसे याद रखना, ये सहायक नदी, तो ये है गोदावरी की सहायक नदी। ये और नदी है, जैसे कि यहाँ पर पल्लेरू नदी, एक इंपोर्टेंट है, मुनेरू नदी, यहाँ पर आती है मुनेरू नदी, नेहरू नदी, और एक पे यहाँ पर पलेरू नदी, नेहरू नदी, पलेरू नदी, पलेरू है और ये मने, ध्यान रखना, नेहरू परीक्षा में आ जाए, मुनेरू नदी आएगा तो सहायक नदी, पलेरू नदी। और यहीं पर ये जो एक उसी नदी पहले एक नदी आती है डिंडी, डिंडी नदी, यहीं पर यहाँ पर क्या बनी है? नागार्जुन सागर बांध है, क्या है? नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध किसी डिंडी नदी पर बस, डिंडी नदी, डिंडी नदी, ठीक है। यहीं आगे चल के है जो श्री सैलम बांध भी है, यहाँ पर है श्री सैलम बांध, यहाँ पर ये श्री सैलम है। और कोयना नदी पर कौन सा बांध है? कोयना नदी पर कोयना बांध है, कोयना नदी पर। हम कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी और कर्नाटक से होता है। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी तथा बंगाल की खाड़ी आती है। सहायक नदियों में हेमावती, हेमावती, काबिनी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अमरावती और नोएल और लक्ष्मण तीर्थ। सहायक नदी, सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, जैसे कि ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, और यहाँ से निकल रही है कावेरी नदी, और ये जो है जाती है बंगाल की खाड़ी में, मोहना बनाती है। तो सबसे पहले जो यहाँ है, यहाँ ये लिख दूं मैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये इसका कौन सा तट है? ये इसका बायां तट है, ये इसका बायां तट है, और ये इसका दायां तट है, ठीक है। इधर जा रही है ना नदी, इधर इधर इस साइड में बहती है, साइड में थोड़ा सा सही। देखो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और ये नदी जो है बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और ये है ब्रह्म पहाड़ियां कर्नाटक में। उसके बाद इसमें जो बाएं तट से जो लेफ्ट साइड से जो नदियां मिलती हैं, उनमें से सबसे पहली नदी जो आकर मिलती है वो हरंगी नदी है, हरंगी नदी है सबसे पहली नदी। उसके बाद हेमवती नदी आकर इसमें हेमवती नदी, हेमवती नदी मिलती है, और इसके बाद इधर जो है यहाँ पर मिलती है सिमसा नदी, सिमसा नदी आकर मिलती है, और इसके बाद अकरावती नदी, चौबराई नदी, यहाँ पर अमरावती नदी, अकरावती नदी, चलो सही। हाँ हाँ, इसके बाद जो है एक और नदी निकल रही है, चौबराई नदी, चौबराई नदी। इसके बाद और थिरुमनी के बाद एक नदी निकल रही है, थिरुमनथारो, थिरुमनी उथारो तमिलनाडु में। उसके बाद कोल्लीडम नदी, ये लास्ट की है, कोल्लीडम, 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 कोल्लीडम नदी जो है ये लास्ट की। उसके बाद जो दाएं तट से नदियां जा रही हैं, की तरफ से जो नदियां जा रही हैं, सबसे पहली नदी है लक्ष्मण तीर्थ नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी है, लक्ष्मण तीर्थ नदी है, और यहीं पर क्या है
बांध बना है कृष्णा राजा सागर बांध, यहाँ पर एक डैम है कृष्णा राजा सागर डैम, ये दोनों नदियों के संगम पर है। इसके बाद कबानी नदी आ रही है, कबानी नदी के बाद कौन सी नदी आ रही है, कबानी नदी आ रही है। इसके बाद सुगाड़ा नदी, के बाद सुगाड़ा नदी, सुगाड़ा नदी मिल रही है मैसूर के जस्ट पास में। इसके बाद नोयल नदी जो है, नोयल नदी मिल रही है, और अमरावती नदी यहाँ पर लास्ट में, ये अमरावती नदी जो है यहाँ पर इस कोल्लीडम नदी से पहले मिलती है, और इससे पहले जो है झेलम नदी। कितनी नदियां हैं, जैसे कि इनके नाम लिख देती हूँ, जरा ले लो। यह है ब्रह्मगिरी, यह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। ये सबसे पहली नदी कौन सी है, हरंगी नदी, ये कौन सी नदी, हरंगी नदी। इसके बाद ये वाली कौन सी नदी, हेमावती नदी, हेमावती नदी। फिर इसके बाद ये जो नदी जा रही है, ये सिमसा नदी है, ये सिमसा नदी है। इसके बाद ये अर्कावती नदी, ये अर्कावती, ये अर्कावती नदी। इसके बाद एक और नदी है चौबराई, ये नदी है, इसका नाम है चौबराई नदी। और ये वाली जो नदी है, इसका नाम है तिरुमा, तिरुमा निमुथाई, तिरुमाई, ये है तिरुमानी मुथाई, तिरुमनी थाई, तिरुमनी मुथाई कह लो। ये वाली एक नदी है, एक तो कोल्लीडम हो गई, एक यहाँ पर ये एक नदी कोल्लीडम, ये कोल्लीडम, ये हो गई कोल्लीडम नदी। अब जो दाएं से मिल रही है नदियों में सबसे पहली नदी ये है लक्ष्मण तीर्थ नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, कौन सी नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी है। उसके बाद आगे एक और नदी है, ये वाली नदी, ये नदी है सुवर्णा नदी, ये कौन सी नदी है, ये है सुवर्णा, ये है सुवर्णा, ये है सुवर्णा नदी, ठीक है। सुवर्णा नदी के बाद जो नदी आती है वो है नोयल नदी, ये कौन सी नदी है, ये सुवर्णा के बाद नोयल, नोयल नदी के बाद जो पड़ती है नदी का नाम है अमरावती, ये वाली नदी जो है वो है अमरावती नदी। और इसके बाद ये जो एक और नदी मिल रही है निरंजनी नदी, निरंजनी, तो ये है नदियां। उसके बाद यहाँ पर ये जो बांध है, ये कौन सा बांध है, ये कृष्णा राजा सागर बांध है। यहाँ पर ये जो है सुवर्णा नदी के पास में क्या कौन सा मैसूर स्थित है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर ये ये जो ऊपर से नदी आ रही है ना, सिमसा नदी, ये वाली देखो, ये सिमसा नदी आ रही है, सिमसा नदी, ये सिमसा नदी के पास में ही एक झरना है, कौन सा झरना है, शिव समुद्रम झरना, यहाँ पर शिव समुद्रम झरना है, यहाँ पर शिव समुद्रम झरना है इसी नदी के पास में। और मैसूर बांध जो है यहाँ पर बंधा है, यहाँ पर मैसूर बांध है, यहाँ पर मैसूर बांध है। हम थोड़ा गलत हो गए, ये थोड़ी ना बड़ा नदी, ये थोड़ा मिस्टेक, ये लक्ष्मण तीर्थ से आती है कवानी नदी, ये है कवानी, कवानी नदी को हम भूल गए थे, कवानी नदी। और इसके बाद कवानी नदी के बाद आती है सुवर्णा नदी, यहाँ पर आती है सुवर्णा, यहाँ पर आती है सुवर्णा नदी, है सुवर्णा नदी, ठीक है? इसके बाद सिमसा नदी, और सिमसा नदी के पास ही सिम समुद्रम है। इसके बाद ये जो चौबेई नदी के बाद जो बांध है मैसूर बांध, मैसूर बांध के बाद आती है नोयल नदी, ये है नोयल नदी, नोयल नदी हो गई। और ये हो गई अमरावती नदी, अमरावती। और इसी में आकर मिलती है एक और नगंजी, ठीक है। तो ये हो गई नदी, अब सही है, ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। दक्षिण भारत की ये सदाबहार नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, इसे कावेरी डेल्टा दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहलाता है, क्योंकि पर धान की खेती ज्यादा उगाई जाती है, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, तमिलनाडु में जाती है, पुदुचेरी को क्रॉस करके ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका साथ है। उसके बाद हम देखते हैं महानदी, महानदी को पहले इसके बारे में देख लें। महानदी जो है सियावा पहाड़ियों से निकलती है छत्तीसगढ़ धम तक, इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए खाड़ी में गिर जाती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ये जीवन रेखा है, हीराकुंड बांध पर इस हीराकुंड विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में गिना जाता है, जो है ये बांधों में ये हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है। तो ये हम देख लेते हैं महानदी, ये देखो
ये ये जो है यहाँ ये है सिहावा पर्वत। यहाँ से छत्तीसगढ़ में ये निकल रही है और ये जा रही है, ये छत्तीसगढ़ अब इसने क्रॉस कर लिया क्या उड़ीसा में आ गई। उड़ीसा में ये जो है बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है मुक्का बनाते। उसके बाद इसमें कई छोटी-छोटी काफ़ी नदी इसमें आकर ये देखो पूरा जाल सा लग रहा है, ये देखो, ये पूरा जाल सा ये थोड़ा गड़बड़ टाइपिंग में। ये देखो ये, पूरा जाल सा फैला हुआ है, इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी मिलती आँखें हैं। जैसे कि सबसे पहली नदी हो गई दूध नदी, ये देखो दूध नदी, ये इम्पोर्टेंट नदी है दूध नदी। और ये क्या है शिवनाथ नदी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है इसकी। शिवनाथ नदी हो गई, हसदेव नदी ये कैमूर पर्वत से निकल रही है हसदेव नदी, है ना? हसदेव और ये बोरी नदी है छोटी-सी नदी। और मांड नदी ये भी इम्पोर्टेंट नदी, मांड नदी। और ये जो है केलो नदी है, केलो, केलो नदी। ठीक है, खुर्जा पहाड़ी से निकल रही है कौन-सी? ईक नदी। कौन-सी नदी? निकल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नदी। सारी नदियाँ इम्पोर्टेंट है जैसे कि शिवनाथ नदी, ये गोरकी पहाड़ी से निकल रही है, गोड़री पक्की पहाड़ी से। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, गोरई नदी, मांड नदी, ईक नदी। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोरी नदी इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। बोरी नदी, शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईक नदी, ठीक? वेरी इम्पोर्टेंट और एक ये रहेगी दूध। ये 4 नदियाँ जो है, ये 4 नदियाँ दाएँ बाएँ तट से मिल रही हैं, अरे इसका बायाँ तट है। ये लेफ्ट साइड से मिल रही है कौन-कौन सी दूध नाथ नदी, देव नदी, मांड नदी, नदी। इसके बाद इधर से सिलियारी नदी सबसे पहली नदी है सिलियारी नदी और इसके बाद सोंडूर नदी, ये सोंडूर नदी और खैरी नदी। खैरी नदी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिलती है यहाँ से सूखा नदी और जहाँ से सूखा नदी निकल रही है वहीं से निकल रही है जोंक नदी। ये 2 नदियाँ ठीक है और रदन की पहाड़ी से निकल रही है लात नदी और एक इधर से जा रही है तेल नदी ये तेल नदी उड़ीसा में तेल नदी उड़ीसा की मुख्य नदी ठीक है तेल नदी जो है ये इधर से साइड से मिलने वाली तेल नदी हो गई लात नदी जोक नदी सूखा नदी पैरी नदी ये वेरी इंपॉर्टेंट पैरी नदी सूखा नदी और तेल नदी सबसे इंपॉर्टेंट तेल नदी जो इंपॉर्टेंट है वैसे तो तेल नदी हो गई लात नदी सूखा नदी पैरी नदी और सोंडूर नदी और सिलियारी नदी ये हो गया महानदी प्रभात के बाद हम जो है दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है छोटा नागपुर का ये पठार है और ये पठार को बीच भाग से करती ये नदी निकलती है और ऊपर से आ रही है गंगा नदी का जो एक एक चली जाती है इधर बंगाल की खाड़ी में वो बांग्लादेश में और एक धारा आ जाती है इधर हुगली नाम से और ये दामोदर नदी में मिलकर जो है पश्चिम बंगाल में ये जो है बंगाल की खाड़ी में ठीक ये है छोटा नागपुर का पठार ये है दामोदर नदी दामोदर ये है दामोदर नदी और ये है हुगली नदी हुगली है हुगली नदी और ये क्या है पद्मा ये है पद्मा क्या बंगलादेश में भागीरथी नाम से धारा टूट गंगा आ रही है और इसके बाद ये जो है धारा जो है वहाँ पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है ठीक आगे देखते हैं इसे बंगाल का शो कहते हैं दामोदर नदी घाटी दामोदर घाटी निगम जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय ध्यान रखेंगे इस बात को ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा रेखा नदी का उद्गम जो है रांची के पठार से होता है और ये जो है झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है वो हुडरू जलप्रपात इसी पर है हुडरू जलप्रपात है वो इसी ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है शंख और दक्षिण कोयल नदी उद्गम से हुआ और ये उड़ीसा में बहती है उड़ीसा बंगाल की खाड़ी बैतरणी नदी केवंझर पठार से उड़ीसा से ही निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए और ये कहाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है पेन्नार नदी ये कोलार यानी कर्नाटक से निकलती है और ये उत्तर पिनाकिनी और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी वैगई नदी पुरुष पहाड़ियों से निकलती है तमिलनाडु में निकलती है ये और मदुरई नगर इसके तट पर मदुरई कहाँ है बैगी नदी के तट पर ही मदुरई स्थित है पाक जलडमरू मध्य और पाक संधि अर्थात गिर जाती है मन्नार की खाड़ी में ताम्रपड़ी नदी ये अगस्तमलाई पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है ये कोरिना तिरुनेलवेली ये इसी के तट पर स्थित कोरिन इस नदी पर ताम्रपड़ी नदी पर ही बना है तूतीकोरिन बंदरगाह ये रहे आज का हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है प्रादीपी भारत की फिनिश ये हमने सारी नदियों को देखा था देखो स्वर्ण रेखा नदी ब्राह्मणी नदी बैतरणी नदी इन नदियों को हमने देख लिया था अगले पार्ट में हम इधर पश्चिमी घाट में जो बहने वाली छोटी छोटी नदियां हैं उनको हम देखेंगे ये अक्सर नदियां इसी घाट से निकलती है और थोड़ी सी दूरी तय करके यहीं गिर जाती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं जिनको हम छोटे से पार्ट में लेकर आएंगे अगले पार्ट में थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्वर्ण रेखा नदी हमारे जो है जमशेदपुर शहर बसा हुआ है
ये रांची के पठार से निकलती है। इस स्वर्ण रेखा नदी में रेत में स्वर्ण के कण पाए गए। स्वर्ण होने के कण पाए जाते हैं। कण पाए जाते हैं। जलप्रपात इसी पर बना हुआ है। ठीक है। ब्राह्मणी 2 नदियों से बना है। शंख और कोयल नदियों से बनी है। शंख और कोयल नदियों से ब्राह्मणी बनी है। और इस यहाँ जो है क्या स्थित है? राउरकेला राउरकेला जो कि इस्पात बनाए गए थे ना, सेकंड पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाने बनाए गए थे। एक तो दुर्गापुर बना था ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना था। जर्मनी की सहायता से बना हुआ था। भिलाई सहायता से बना था। ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक होता है खत्म। कल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां आराम देख। साथ अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक लाइक जरूर कर दीजिए। जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर करना और जिससे हमें मोटिवेशन रहे। और इसी के साथ जो है जय हिंद, जय भारत।